प्रोपोगेट कर रहे हैं उसके लिए किस किस तरह से, जैसे हमारे पास तो पैर है मूव कर देते हैं, लेकिन सारे ऑर्गन्स पैर का यूज़ नहीं करते, वो कुछ तो सीलिया यूज़ करते हैं, कुछ स्यूडोपोडिया यूज़ करते हैं। तो कौन क्या यूज़ कर रहा है इसके बेसिस पे भी लोकोमोशन अलग अलग होता है। जैसे अमीबा होता है हमारा, तो अमीबा क्या करता है, अमीबा कुछ इस तरह का जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्यूडोपोडिया निकालता है। जैसे मान लीजिए कि उसको चलना है, जैसे ये अमीबा है आपका, सपोज है अब ये अमीबा है आपका, जैसे उसको यहाँ से यहाँ मूव करना है तो वो क्या करेगा, इधर साइड अपना स्यूडोपोडिया निकालेगा, पूरी बॉडी उसकी ऑलमोस्ट पीछे चली जाएगी। तो ये क्या करेगा, इस तरह से आगे उसने निकाला, उसके बाद अपनी बॉडी का पूरा धक्का लेके आगे जाएगा और आगे धीरे धीरे इस तरह से मूवमेंट करता चला जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो आगे निकाला है जैसे स्यूडोपोडिया, तो आपका अमीबा कैसे मूव कर रहा है, स्यूडोपोडिया के थ्रू। ऐसे ही सीलियरी मूवमेंट दूसरा होता है। सीलियरी मूवमेंट में पैरामीशियम है, पैरामीशियम में आपका कुछ इस तरह से निकला होता है। तो ये जो आपका सीलिया निकले हुए हैं, ये क्या है, सीलिया है, इनके थ्रू ही एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट होता है। हमारे पास क्या है, मस्कुलर सिस्टम, जो मस्कुलर टिश्यू है हमारे पास, हम कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, हम पैर से कर रहे हैं, लेकिन पैर में भी कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हम मूव कर रहे हैं। पैर में एक्टिन मायोसिन फिलामेंट है हमारे पास और मस्कुलर टिश्यू है, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर रहे हैं। तो मूवमेंट तीन तरह के आपके हो गए, पहला अमावाइड मूवमेंट, दूसरा सीलियरी मूवमेंट, तीसरा मस्कुलर टिश्यू के थ्रू मूवमेंट। ये तीन टाइप के आपके मूवमेंट हो गए, ठीक है। अब जो मस्कुलर टिश्यू हम पढ़ रहे हैं कि हम कैसे मूव कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू के थ्रू। जो लोअर ऑर्गन्स हैं वो आपने देख लिया कि सीलिया के थ्रू और स्यूडोपोडिया के थ्रू मूव कर रहे हैं। हम मूव कर रहे हैं अपने मस्कुलर टिश्यूज़ के साथ। तो मस्कुलर टिश्यू आपके दो तरह के हैं मेनली। यहाँ पे टाइप्स हो गया, फर्स्ट टाइप है उसका पहला है कंकालीय पेशियाँ, कंकालीय पेशियाँ यानी स्केलेटल टिश्यू। दूसरा है आपका कार्डियक टिश्यू यानी हृदय पेशियाँ, जो हमारे हार्ट में होती हैं। दो तरह की मेन पेशियाँ हैं। अब ये भी आपका दो तरह का हो गया, रेखित और अरेखित। स्ट्राइटेड या स्क्रिप्टेड, अनस्ट्राइटेड। ये आपका एक ही तरह का होता है। अब इसमें जो दो तरह के हैं, ये आपके दो तरह के कैसे कैसे हैं। पहला जो रेखित है, रेखित में क्या होता है, ये वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट होता है, और अरेखित में हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। जैसे हमारे स्किन में हो गया, आइज़ हो गया, आइज़ हमारी पलक अपने आप झपकती रहती है, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने फाइबर्स पाए जाते हैं, इन सब का मूवमेंट अपने हिसाब से होता रहता है। उसमें हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी इच्छा के अनुसार उसमें कोई काम नहीं करते हैं। वो सब क्या है, इनवॉलेंट्री है। तो इनवॉलेंट्री आपका किस में जाएगा, अरेखित। और रेखित में क्या जाएगा, इच्छा अनुसार। जैसे हम अपना हाथ मोड़ना चाह रहे हैं, इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह जाना चाह रहे हैं, तो ये सब क्या है, रेखित। इसमें जितना भी हमारा मसल्स फाइबर यूज़ होगा वो सब इस टाइप का है, जिसमें हम अपनी इच्छा से मूवमेंट करें, ठीक है। इसको आप फिगर से भी समझ लीजिए, कहाँ पे आपका एक्टिन होता है, कहाँ मायोसिन होता है, क्या क्या है। दो मेनली आपके फिलामेंट हैं इसमें, एक्टिन और मायोसिन, दो को आपको ध्यान रखना है। अब रेखित पेशी
जो आपकी हैं उसमें क्या क्या होता है। फिगर हम लोग को बनाना है। फिगर में भी कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो आप समझ लीजिए बस पहले। उसको बैंड ना दे दीजिए, लाइन को देगा। देखिए अब क्वेश्चन आपका यहाँ से कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि रेखित आपका वॉलेंट्री होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये राइजेस होगा कि ये आपका वॉलेंट्री है, स्टाइटेड है और स्ट्रिप्टेड है वॉलेंट्री। इसके 3 नाम है। जैसे पहला आपसे पूछ लेगा 3 ऑप्शन दे दिए, इसके बाद दे देगा ऑल, तो आपका आंसर ऑल हो जाएगा, स्टाइटेड, स्ट्रिप्टेड और वॉलेंट्री। और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होगा आपका मायोसिन फिलामेंट किस बैंड के बीच में पाया जाता है, और आपका जो है आई बैंड के बीच में पाया जाता है एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पे याद करने के 3 क्वेश्चन हैं आपके। पहला क्वेश्चन ये है कि मायोसिन फिलामेंट आपका कहाँ पाया जा रहा है, वो ए बैंड के बीच में, ठीक है, यहाँ पे इसके बीचों बीच यहाँ पे पाया जाएगा। और एक्टिन फिलामेंट कहाँ पाया जा रहा है, आई बैंड आपका ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है उसके बीच का, यानी उसके बीच में पाया जाता है। और ये आपका हो गया जेड डिस्क, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच का कहलाता है सार्कोमियर, यानी पेशी खंड। अगर आपसे पूछ ले कि पेशी खंड किसके बीच की दूरी है, तो दो जेड डिस्कों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पेशी खंड। बस इसमें से यही 3 क्वेश्चन याद करने के हैं बस, कि आपको अगर ये नाम दे दे तो पूछ लीजिए, बाकी फिगर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिगर बना रहेगा तो आपको याद रहेगा। अदरवाइज क्वेश्चन ये 3 ही हैं इसमें आने वाले, ठीक है। फिगर बना के याद कर लेंगे ज़्यादा अच्छा है। पहला क्वेश्चन मायोसिन फिलामेंट ए बैंड के बीच में पाया जाता है। अगर आप पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मायोसिन फिलामेंट ए बैंड के बीच में पाया जाता है। दूसरा एक्टिन फिलामेंट आई बैंड के बीच में पाया जाता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पेशी खंड किसके बीच की दूरी होती है, पेशी खंड 2 जेड डिस्क के बीच की दूरी होती है। बस यही 3 क्वेश्चन इसमें याद करने के हैं, चाहे आप फिगर से याद करिए चाहे ऐसे याद करिए, आपकी इच्छा। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे हाथ में, वो भी अभी तो ये बहुत छोटा सा फिगर है, इसके लिए बहुत सारे फिगर थे, लेकिन ये बिल्कुल इनिशियल हमने फिगर लिया जो आपके लेवल का आएगा, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज पूरा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट कैसे वर्क कर रहे हैं, तो कैसे लोकोमोशन हो रहा है, ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन इसकी आपको नीड नहीं है। आपको बस इतने की इन 3 क्वेश्चंस की ही नीड है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। उसी समय क्यों नहीं बनाते रहते आप लोग, तब सोचते हैं जरूरत है कि नहीं, बनाएं कि नहीं। अब ये जो दूसरा वाला है आपका अनस्क्रिप्टेड, अनस्क्रिप्टेड आपका जो है वॉलेंट्री है, जो है इनवॉलेंट्री है। ये इनवॉलेंट्री यानी हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलता।
तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? आहार नाल हो गया, श्वास नाल हो गया, नेत्र हो गया, और हमारी स्किन जो डर्मिस स्किन होती है वहाँ हो गया, हमारी आइज़ में। ये सब जगह जहाँ हमारी इच्छा से वर्क नहीं हो रहा है, इनवॉलेंट्री है, जो अपने आप फंक्शन करता रहे, वहाँ वहाँ क्या पाया जाएगा? अरेखित। 4 एग्जाम्पल आपको देख के पूछा जा सकता है कि कहाँ रेखित पाया जाएगा, कहाँ अरेखित पूछा जाएगा। क्वेश्चन इसी टाइप का इसमें बनता है, कहाँ रेखित है, कहाँ अरेखित है। तो वहाँ पे आप ये बता देंगे। बाकी इसके फिगर में कुछ नहीं समझना है, चाहे बनाइए चाहे न बनाइए। ये आपका मायोसिन फिलामेंट हो गया इस तरह का। ये आपका एक्टिन फिलामेंट जो ये सब जा रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट हो गया। बाकी इसका फिगर ऐसे ही, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, बस इतना याद रखिए कि इनवॉलेंट्री है। इसके बाद आ जाता है कार्डियक। कार्डियक यानी हृदय पेशियाँ। हृदय पेशियाँ जैसे नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पाई जा रही है? हार्ट में। तो हार्ट हमारा, पहले ये बताइए कि हार्ट बीट हमारी कितनी होती है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और एक चीज़ और बताइए, ये न्यूरोजेनिक होता है कि मायोजेनिक? न्यूरोजेनिक का क्या मतलब है और मायोजेनिक का क्या मतलब है? ये न्यूरोजेनिक नहीं होता। न्यूरोजेनिक का मतलब ये है कि हमारी जितनी भी बॉडी है सब में नर्व्स जाती रहती हैं। अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में जाती हैं। तो अगर जो नर्व्स हमारे हार्ट में जा रही हैं, अगर उनको काट भी दिया जाए उन नर्व्स को, तब भी हमारा हृदय धड़कता रहेगा। सिर्फ उसका ये जो 72 टाइम्स धड़क रहा है, ये इस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन धड़कने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये न्यूरोजेनिक नहीं है, मायोजेनिक है, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि इसमें नर्व्स का कोई फर्क नहीं है। 72 कुछ कम हो जाएगा, मुझे क्या पता, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता होगा कि अगर उसकी नर्व्स काट दी तो उसका जो है इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है कितना नहीं। और मेरे ख्याल से उसका भी टाइम पीरियड होता होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कटी है तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा उससे। बस ये है कि धड़कन कुछ कम हो जाएगी, 72 नहीं रह जाएगी, बस उससे इतना ही फर्क पड़ेगा ये। लेकिन ये नहीं होगा कि ब्लॉक हो जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है, इसीलिए क्वेश्चन अराइज हुआ है, ठीक है। ऐसे होता है ना, काट दी जाए तो क्या इंसान तुरंत मर जाएगा? ऐसा नहीं, ठीक है। बस उसका टाइम कुछ कम हो जाएगा। इसके जो बैंड है, जैसे अभी तक आपने देखा कि, और इसका बैंड जो होता है वो थोड़ा चौड़ा और थोड़ा मोटा होता है। इसका फिगर हम नहीं बनवा रहे हैं, इसके फिगर के बारे में सुन लीजिए बस। पहला क्वेश्चन, कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती है? प्रेजेंट ऑन हार्ट वॉल। हमारे हृदय के वॉल के ऊपर कार्डियक वॉल पाई जाती है। इसको मायोकार्डियम भी कहते हैं। अगर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए तो ये आपको पता होना चाहिए। मायोकार्डियम अगर वर्ड लिख दिया तो ये कहाँ की बात कर रहा है? हार्ट के ऊपर की बात। मायोकार्डियम पेशी तंत्र अपेक्षाकृत छोटे व मोटे होते हैं, यानी जितने वो थे उसकी अपेक्षा ये थोड़े छोटे होंगे और इसकी पेशियाँ थोड़ी मोटी होंगी, बहुधा होंगी यानी ज़्यादा होंगी, एक केंद्रीय होंगी। ये गैप जंक्शन द्वारा जुड़ी होती है, बीच बीच में गैपिंग होती है, उसके द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये हार्ट एक जाल सा बनाए रहती हैं, जो इनका फिगर है उसमें एक ये जाल की तरह बना लेती हैं। अब इसमें भी हृदय पेशियाँ आपकी 3 तरह की हो गई, अलिंद, निलय और यानी आपकी पेशियाँ इसमें 3 तरह की हैं। उसमें कोई बाइफर्केशन बीच में नहीं था, इसमें है विशिष्ट प्रेरणा संबंधी। विशिष्ट, कभी हिंदी चाहिए, कभी इंग्लिश चाहिए, क्या क्या चाहिए? फर्स्ट है आपका आर्ट्रियल। आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर कंडक्टिंग पेशियाँ। तीन तरह की पेशियाँ हैं, अलिंद, निलय और विशिष्ट प्रेरणा संवहनी
वेंट्रिकुलर और कंडक्टिंग। इसमें जो आकुंचन होता है यानी जो हमारा हार्ट बीट धड़कता है ये अलिंद और निलय की वजह से धड़कता है, इसका बहुत रोल नहीं होता है। यानी ये जो है आपका प्रेरणा संबंधी आकुंचन में हेल्प नहीं करता है, बहुत कम इसका हेल्प रहता है। कंडक्टिंग लिखा है, विशिष्ट प्रेरणा संबंधी कंडक्टिंग। कंडक्टिंग अभी लास्ट क्लास में फिर पूछेंगे, अगली क्लास में पूछेंगे जितना चीज लिखवा रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं। न्यूरोजेनिक नहीं होता है, मायोजेनिक होता है। और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, लेकिन हम जब चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस देखते हुए उसी हिसाब से अपना नोट्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन भी लगे हाथ हो जाए। अब जीवन भर हमारा हृदय जो धड़कता रहता है, जैसे न्यूरोजेनिक नहीं है तो कुछ ना कुछ उसको चाहिए। तो हमारे पास जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें एटीपीज, जो हमारी एनर्जी कौन देता है, हमारी बॉडी एटीपीज देता है। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नंबर में ज़्यादा होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, जो कि हमको लगातार एनर्जी देते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा हृदय धड़कता रहता है। अभी कुछ लोगों ने पूछा था ना क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है और साइज में बड़े हैं, जो कि कंटिन्यूअस एटीपी दे रहे हैं, जो कि जो है धड़कने को कंटिन्यू बनाए हुए हैं। ये रीज़न है उसका। तो आपका ये मस्कुलर टिश्यू हो गया, मेनली दो तरह का, पहला स्केलेटल टिश्यू, दूसरा कार्डियक टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू आपका दो तरह का हो गया, रैखिक और अरैखिक। रैखिक वाला हो गया वॉलेंट्री और ये इनवॉलेंट्री। ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं कार्य करता है, ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आइज आ गया, अब आइज में आपसे पूछ लिया किस टाइप का है तो क्या बताएंगे, अनस्ट्राइटेड यानी अरैखिक। आहार नाल पूछ लिया, अनस्ट्राइटेड। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंटिन्यूस चलता रहता है, हमसे पूछ के नहीं चलता, हमने कुछ खाया डाइजेशन स्टार्ट, ठीक है। लोकोमोशन वो किस में जाएगा, रैखिक में, स्ट्राइटेड में। लोकोमोशन जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो ये हमारी इच्छा अनुसार है कि हम अब चलना चाह रहे हैं तो फिर मूव करेंगे। ऐसे ही ये है आपका, ये क्या होता है, वॉलेंट्री होता है कि इनवॉलेंट्री होता है। हृदय हमसे पूछ के धड़कता है, फिर इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करे वो वॉलेंट्री है, यानी हमारी इच्छा से। इनवॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा अनुसार कार्य ना करे। तो इनवॉलेंट्री आपका एक ये हो गया और कार्डियक टिश्यू इनवॉलेंट्री हो गया। वॉलेंट्री सिर्फ आपका रैखिक वाला है बस, ठीक है। इतनी चीजें इसमें याद करने की थी। स्केलेटन दो तरह का, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का क्या मतलब है, एक्सो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर। नाम से ही पता चल रहा है, कहीं भी एक्सो और एंडो आ जाएगा तो आपका मतलब यही है, एक्सो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स। एक्सो हमारे पास जो स्केलेटन हमारे शरीर के बाहर हमें दिखाई दें, क्या क्या ऐसा होता है, जैसे नेल्स हो गया और हेयर हो गए, ये हमारे क्या है, एक्सोस्केलेटन है। ये भी हमारे ये डेड तो हैं, जैसे बाल जब तक हमारे सर पे हैं तब तक ये नॉरिशमेंट ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप उनकी केयर करते हैं ना। और जैसे ये टूट के यहाँ आ जाते हैं तब क्या होता है, केयर खत्म,
तब अब वो डेड हो गए, अब कोई मतलब नहीं रहा। जब तक नाखून हमारे इसमें लगा हुआ है तब तक तो वर्क कर रहा है, नॉरिशमेंट ले रहा है, सब कुछ कर रहा है ना। लेकिन ऐसे देखा जाए तो अभी तो है इसमें, या भी डेड नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही बाहर आ जाएगा वो डेड हो गया बिल्कुल। तो ये आपके एक्सोस्केलेटन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे? नेल्स और हेयर, दो आएंगे। और एंडोस्केलेटन में अपने बारे में जान के खुशी हो रही है उन्हें, और क्या। एंडोस्केलेटन में आपका एक है एक्सियल टाइप, एक है अपेंडिकुलर टाइप। एक्सियल टाइप क्या क्या है? हमारा बॉडी में जितनी चीज़ें यहाँ तक दिखाई दे रही हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, ये सब किस में जाएगा? एक्सियल। अपेंडिकुलर में हमारा ये जो चीज़ें हैं, जैसे हाथ हो गया और पैर हो गया, और जो चीज़ें इसको हमारे एक्सियल से जोड़ के रखें, वो सब किस में जाएंगे? अपेंडिकुलर। ठीक है, यानी एक्सियल में हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं? 206। चलो बोन्स तो पता है तुम लोग को। एक्सियल में 80 होती हैं, और जो बच रही हैं वो सब इसमें। अब चलो पता लगाते हैं कौन सी बोन कहाँ कहाँ होती है। ठीक, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। एक्सियल पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना पार्ट है वो सब क्या है? एक्सियल है। तो सबसे पहले एक्सियल देखते हैं, फिर अपेंडिकुलर देखते हैं। तो एक्सियल में हमारे 80 बोन्स होती हैं। इसके बाद कितनी बच रही हैं? 126। 126 किस में जाएंगी? अपेंडिकुलर। अब एक्सियल में देखो, सबसे पहले क्रेनियम। क्रेनियम यानी ये जो हमारा सिर होता है इसका पार्ट, ये जो हमारा सिर बनाने का काम करता है, इसमें जितनी बोन्स पार्टिसिपेट करेंगी वो सब किस में जाएंगी? क्रेनियम में। तो 8 बोन ऐसी होती हैं जो कि हमारा ये बनाती हैं। ठीक है, जिसको खोपड़ी कहते हैं आप। तो ये पूरी खोपड़ी में कितनी बोन्स हैं? 8। इसके बाद हमारा आ जाता है फेस। फेस में कितनी बोन्स हैं? 14। इसके बाद और ईयर में कितनी होती हैं? 5। किसका कान कमजोर है? 5 कान किसी का कमजोर है। 6 बोन्स होती हैं, 3 इधर होती हैं, 3 इधर। नाम क्या होता है उनका? MIS। फुल फॉर्म मैलस, इनकस और स्टेप्स। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेप्स। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है कि सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, कहाँ पाई जाती है? तो हमारे कान में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? स्टेप्स। 3 हड्डियाँ होती हैं, मैलस, इनकस और स्टेप्स। तो जो स्टेप्स है वो सबसे छोटी है, पूरी बॉडी की सबसे छोटी। इसके बाद हायोइड। हायोइड क्या है? हायोइड हमारी ये जो मैंडिबल हमारा होता है, ये जबड़ा हमारा जो नीचे का है, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी हड्डी है जो मूवेबल है, यानी हिलती है। सिर्फ यही हड्डी है जो बार बार बिना हिले काम नहीं होता। जब जब बोलेंगे तब तब हिलेगी, बिना हिले काम नहीं होगा। बिना हिलाए कोई बोल के दिखाओ, नहीं होगा ना ऐसा, हिलेगी जरूर। ठीक है, तो यहाँ कौन सी हड्डी है हमारी? मैंडिबल, यानी मैंडिबल हड्डी है जो कि मूवेबल है। ठीक है, वो बिना मूव करे उससे काम नहीं चलता। तो ये मैंडिबल से हमारी नेक जिस हड्डी से जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? हायोइड। ठीक है, दोनों को जोड़ के जो हड्डी बनी, दिस इज नोन एज हायोइड। इसके बाद बताओ, आप लोग की हड्डियां आप लोग बता नहीं पा रहे, बताओ। हद हो गई, बस लेके बैठे हैं सारी हड्डियां। वर्टिब्री। इसके बाद कशेरुकाएं। कशेरुकाएं कितनी होती हैं? 26। कशेरुकाएं कहाँ पाई जाती हैं? रीढ़ की हड्डी। कितनी होती हैं? 26। स्टर्नम। स्टर्नम क्या है?
सीने की हड्डी, हमारे सीने में एक मोटी सी हड्डी पाई जाती है जहाँ से रिब्स आके ऐसे केज बनाती हैं। पीछे वर्टिब्रल कॉलम हो गया हमारा, वहाँ से आके आगे हमारे जो सीने की हड्डी होती है उससे रिब्स देखिए ऐसे जुड़ा। आज जाइएगा फिगर देखिएगा ध्यान से। ये जो पीछे का फिगर है ये पूरा जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, इससे इस तरह से हमारा आगे जाके, ये फिगर हम इस तरह से बना नहीं सकते, आगे ऐसे मानिए कि ये आपका स्टर्नम है, स्टर्नम से आके इस तरह से राउंड लगा के हमारा आके सब मिल जाता है। फिगर आज आपसे चेक करना है। इसके बाद क्या बच रहा है? कितनी हो गई? काउंट करो। पसलियाँ कितने जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी मतलब कितना हो गया? 24। नंबर में 24 और वैसे पेयर्स में 12 पेयर। ये पूरी हो गई आपकी एक्सियल बोन। यानी यहाँ से हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले जो क्रैनियम यानी हमारा ये जो खोपड़ी बनाता है उसमें कितनी हड्डियाँ हैं? 8। अलग अलग भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको हल्के में नहीं लेना है कि मतलब ठीक है 80 हमने याद कर ली, पहले 206 याद कर ली, खाली हो गए, अब हमने 80 याद कर ली, खाली हो गए, तो खाली नहीं होना है। उसके बाद इसे भी याद करना है, ठीक है, कि कहाँ कितनी कितनी हैं। तो सबसे पहले क्रैनियम में हो गई 8। इसके बाद फेस, हमारे इस पूरे फेस में कितनी हो गई? 14। कान में 6, 3 इधर 3 इधर, ठीक। हाँ 5 किसके पास थी? किसके पास? 6। फिर थायराइड क्या है? मैंडिबल से नेक को जोड़ने वाली हड्डी। इसके बाद वर्टिब्री, कशेरुकाएं कितनी हैं? 26। अब ये 26 का भी बाइफर्केशन है कि कौन कौन सी हैं कौन सी नहीं है, अभी बताएंगे इसको भी। इसके बाद स्टर्नम 8, ये हमारे चेस्ट की हड्डी है। इसके बाद रिब्स 24 यानी 12 पेयर, ये हो गया इसका। अब एक बार इसका भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें भी 2 टाइप्स हैं आपके पेंडिकुलर में भी, अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर। अब देखिए अपर एक्सट्रीमिटीज का क्या मतलब है? अपर यानी जो हमारे ये हाथ है इसकी बात हो रही है, लोअर मतलब ये हमारे जो पैर है। तो हमारे हाथ में कितनी हड्डियां हैं? 30। इस हाथ में 30 इस हाथ, और पैर में भी 30 होती है। 30 इधर 30 इधर, ठीक। तुम्हारे पास कम ना हो जाए इसलिए कम हो किसी के पास ज्यादा तो नहीं है, दिलवा देंगे उसको और क्या। अच्छा ऐसा नहीं होता है कि कोई जो है अगर मोटा है तो हड्डी बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो देखिए बच्चों के पास सबसे ज्यादा हड्डी होती है भाई, बच्चे जब स्टार्टिंग में देखिए सबसे ज्यादा हड्डी उनके पास होती है। कितनी होती है? 306 लगभग 300 के आसपास उनके पास बोन्स होती हैं। बोन्स कैसे हैं उनके पास ज़्यादा? पहले बोन्स हमारी छोटी छोटी होती, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे बोन्स हमारी जुड़ती चली जाती हैं। जुड़ने की वजह से हड्डियों की संख्या तब बाद में 206 ही बची रह जाती है। तो ये नहीं कह सकते, हाँ वही बच्चों में ज़्यादा होती हैं और कैसे कैसे कम हो रही हैं वो बता दें। अब आगे बढ़िए, अपर एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या है? हाँ अब देखिए एक तो हो गए 30-60 हड्डियाँ जुड़ गई। दूसरा ये हमारे एक्सियल से कैसे जुड़ी हुई है, एक्सियल से जुड़ने की वजह से भी जो हड्डियाँ उसमें यूज हो रही हैं उसको भी हम इसी में काउंट करते हैं। एक्सियल ये पोर्शन हो गया हमारा, और इसको जोड़ने के लिए यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए कंधे की भी हड्डी आती है। कंधे में भी 2 हड्डियाँ होती हैं, क्या नाम है उसका? स्कैपुला और एक कैल्विन। 1-2 हड्डियां हैं आपके पास। देखिए पीछे एक देखिए मोटी सी दिखाई दे रही है, छू के देखो, यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है ना, सब लोग छू के देखो, पीछे साइड है
ठीक है, उसको इससे जुड़ गई, 2 हड्डियां आपकी इधर हो गई। इसके बाद आपका हाथ देखिए कुछ ऐसा लगता होगा कि ये वाली जो हड्डी है ये कुछ अलग से मूव कर रही है, लग रहा है? ये हमारा कुछ जो बहुत तेज ज़्यादा मूवमेंट करता है, ये जो अंगूठा वाली हड्डी है, अब वो यहीं पे नहीं जुड़ी है, ऐसा आप महसूस करेंगे तो लगेगा ये आगे तक भी जुड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी यहीं पे ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। इसका नाम है रेडियो अल्ना, ठीक है, रेडियो अल्ना। 2 हड्डियां हैं, रेडियो अलग, अल्ना अलग। 2 हड्डियां हैं जो कि वहाँ से जुड़ती हुई यहाँ आ रही हैं। और पहले का नाम है रेडियो, यानी जो अंगूठे के पास है। रेडियो चलाते हैं हम लोग, कैसे चलाते हैं? ऐसे तो चलाते हैं, अंगूठे की सहायता से ऐसे घुमाते हैं ना, इसी से इसका नाम रेडियो याद रखना है, ठीक है? रेडियो अल्ना, अभी लिख दूंगी सारा। रेडियो अल्ना, ठीक है। रेडियो मतलब ये जो हमारी अंगूठे के पास हड्डी यहाँ से जुड़ के आ रही है, दिस इज नोन एज रेडियो। और जो दूसरी हड्डी हमारी है उसका नाम है अल्ना। 2 हड्डियाँ ये हो गई और 2 हड्डियाँ हमारी कंधे की हो गई। इसको कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में हमारे 4 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। तोड़ के मत निकाल देना, लग यही रहा है। पेक्टोरल गर्डल में आपकी 4 हड्डियां हो गई। इसके बाद हैंड में 7, ठीक है। 30 इधर 2 हो गई, कंधे की 2 हो गई, हाथ की, ठीक। तो टोटल कितनी हो गई? 4 ये हो गई और 60 ये हो गई। ऐसे ही आपकी पेल्विक, दो यहाँ हो गई और लेग्स में 60, टोटल कितनी हो गई? काउंट करो, 126 हो रही है। यानी आपको याद रखना है पेक्टोरल गर्डल 4 हड्डियाँ, हैंड में 60 हो गई। इसके बाद पेल्विक गर्डल 2 हो गई, लेग्स में 60 हो गई। ये आपकी क्या हो गई? टोटल अपेंडिकुलर में। इस तरह से हमारी 60 हड्डियाँ, एक 206 हड्डियाँ हो गई। कहाँ कहाँ कितनी होती है समझ में आ गई? एक बार और रिवाइज कर लो, पहले इसको लिख लो, फिर एक बार इसको रिवाइज करो, तब आगे बढ़ो। बस आगे ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो हो गया फिर। क्लैविकल, स्कैपुला, 2 बोन्स इधर हैं, 2 इधर हैं, मिला के 4 हो गई। बाकी ये 4 हैंड की हड्डियां हैं, ये जो रेडियो अल्ना है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, लेग में होती है। तो सबसे छोटी हड्डी हो गई स्टेपीज, जो कि कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी हो गई फीमर, जो कि जांघ में हो गई हमारी, ठीक है। बाकी एक्सियल हो गई, पेंडिकुलर हो गई। हमारे पास रिब्स कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। और स्टर्नम की 1 हड्डी, क्रेनियम 8 हड्डी, फेस में 14, ईयर में 6, हाइट। हाइट कहाँ से जुड़ी होती हैं? मैंडिबल से, यहाँ से नहीं, मैंडिबल याद रखो उसको, ठीक, मैंडिबल से। हाँ, हिंदी में नहीं पता, यही नाम होगा उसका। अरे जॉ बोन, और क्या? जबड़े की बोन, यही कुछ बोलते होंगे, और जबड़े की बोन को मैंडिबल। इसके बाद वर्टिब्री 26, स्टर्नम 1, रिब्स 14, ठीक है। लिखने का काम करो, फोन से फोटो मत खींचो, हाँ हाथ चलाओ, ठीक। फोटो तो कोई नहीं खींचेगा, सब हाथ चलाओ, ठीक है। इसके बाद अपर एक्सट्रीमिटीज हो गई पेक्टोरल। इसका नाम भी आपको याद रखना है कि जो अपर में पाया जाता है पेक्टोरल और लोअर में पेल्विक। नाम भी याद रखना
रखने हैं। ये भी पूछा जाता है कि पेल्विक गर्डल कहाँ पाई जाती है और पेक्टोरल गर्डल कहाँ पाई जाती है। पेक्टोरल आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ जोड़ने का काम हो गया, और जो पेल्विक गर्डल होती है जो हमारा ये जुड़ता है यहाँ पे जो जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, पेल्विक गर्डल। ठीक है, ये पेल्विक गर्डल हो गया। पूछा भी जाता है कौन सी हड्डी कहाँ पाई जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट में हो गया 60। अब इसको मैं इरेज करती हूँ। वर्टिब्रल कॉलम, अभी कितनी हड्डी बताई इसमें, 26। वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन, बैकबोन ये जो पीछे हमारी हड्डी दिखाई देती है। मेल में होती है 71 सेंटीमीटर, फीमेल में 61। पीछे जो हमारे पास बैकबोन होती है मेल्स की 71 सेंटीमीटर, फीमेल की 61। अब जो आपका ये 26 टाइप का है उसको समझ लो। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी कहाँ रहती है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड हमारी सुरक्षित रहती है। पीछे जो मोटी सी वर्टिब्रल कॉलम गई वो तरह तरह की हो गई आपकी, उसके अंदर से ही स्पाइनल कॉर्ड गई हुई है जो उसमें सेफ है। अब इसके बाद जो आपकी ये 26 तरह के उसका नाम देख लो। पहला है सर्वाइकल, फिर थोरेसिस, लंपर, अभी हिंदी में भी बता देंगे इसको, सैक्रम, सर्वाइकल वर्टिब्रे, हिंदी में भी लिखते हैं। यस मैम। सर्वाइकल का हिंदी का नाम है ग्रीवा कशेरुकायन, ग्रीवा कशेरुकायन। थोरेसिस का नाम है वच्छीय, वच्छी हो गया। लंबर का नाम है कटी। कैसे याद करते हैं आप लोग सब ये कटी। इसके बाद है त्रिकास्ट, इसके बाद है श्रोणी, अंतरिक, अनुत्तरिक श्रोणी भाग में पाई जाती है, कॉक्सिक जो है। सात, 12, 5, 1। हो गई 26। हाँ, बच्चों में किसमें बाइफर्केशन होता है, जैसे हम लोग में 26 होती है, बच्चों में ये 33 होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 33 बच्चों में होती है, हम लोगों में 26 होती है। बाइफर्केशन ये लास्ट वाले में होता है, सैक्रम और ये कॉक्सिक वाले में बच्चों में ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, इसमें 3, इसमें 5। इस तरह से ये ज़्यादा होके बाद में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो ये हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, बाद में एक ही बचती है। इसको टेल बोन भी कहते हैं। लास्ट में हमारे सबसे लास्ट में कॉक्सिक ही है, यानी जो बंदरों में पूंछ होती थी ना पहले, तो वो हम लोग में ख़त्म हो गई, तो कॉक्सिक को कहते हैं टेल बोन। ठीक है, तो आपका ये सर्वाइकल, इसको सी नाम से भी पूछा जाता है कभी। इसको पहले नाम से आप याद रखेंगे,
इसको सी, इसको टी, इसको एल, इसको एस, इसको सी। इस तरह से भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको नाम भी याद रखना है सबका और कौन सी कितनी होती हैं ये चीज़, ठीक है। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ सुरक्षित रहता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। कहाँ? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, जो हमारी बैकबोन है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। रिब्स हमारे पास कितनी हैं? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी में से 2 जोड़ी फ्लोटिंग होती हैं। कौन सी? फ्लोटिंग का मतलब क्या है कि वो पीछे से आके आगे नहीं जुड़ती। सारी रिब्स हमारी पीछे ऐसे आएंगी और आगे जुड़ जाती हैं, तो वो जुड़ी हुई है, वो फ्लोटिंग नहीं है। फ्लोटिंग का मतलब है कि पीछे से आए और आगे जुड़ ना पाए। जब जुड़ नहीं पाई तो हवा में है, सीधी बात है, इसीलिए उसका नाम है फ्लोटिंग। तो हमारी जो लास्ट की रिब्स है वो देखिएगा, आज फिगर जाके देखिएगा सब लोग खोल के, ह्यूमन स्केलेटन डालिएगा अपने फ़ोन में, चेक करिएगा। जो लास्ट की रिब्स हैं ऐसे करके आगे आके रुक गई, ऐसे आके आगे ही उसमें जुड़ जाती हैं, ऐसा नहीं कि वो खुली पड़ी रहती हैं। जो पहले वाली है, जो 10वें नंबर वाली है, उससे ऐसे जुड़ती चली जाती हैं। तो 11 और 12 पेयर जो है वो आपका क्या है? फ्लोटिंग। यानी 12 पेयर्स रिब्स हैं जिसमें 11 और 12 दोनों की लास्ट की जो पेयर्स हैं वो फ्लोटिंग हैं। तो यहाँ याद करने की कितनी चीज़ें हो गई? वर्टिब्रल कॉलम आपकी, जिसे बैकबोन भी कहते हैं, नंबर में 26 हैं, और सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स, इतनी 5 टाइप की हैं। सर्वाइकल है आपकी 7, थोरेसिक है 12, लंबर है 5 और सैक्रम है 1 और कॉक्सिक है 1। ये इनका नंबर हो गया। स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम में सुरक्षित होती है। हमारे पास 12 जोड़ी रिब्स होती हैं जिसमें 11 और 12वां पेयर फ्लोटिंग होता है। इतनी चीज़ यहाँ से याद करने की है। फेस में कितनी बोन होती हैं बताओ? 14। स्टर्नम कहाँ पाया जाता है? चेस्ट में। पुरकेंजे कभी सुना है? पुरकेंजे कहाँ सुना है? परकिंजे के तंतु कहाँ पाए जाते हैं? परकिंजे के तंतु, मान लो इतना पढ़ लिया और यही आ गया, परकिंजे के तंतु कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट में 3 तरह की पेशियां मैंने आपको बताई थी। पहली अलिंद, दूसरा निलय, तीसरी कंडक्टिंग टाइप। जो कंडक्टिंग टाइप है उसी में परकिंजे के तंतु पाए जाते हैं। पुरकिंजे के, परकिंजे के तंतु लिख लीजिए, इसको बहुत बार पूछा जाता है। परकिंजे के तंतु कहाँ पाए जाते हैं? कार्डियक मसल्स में। परकिंजे के तंतु कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परकिंजे के तंतु। अंश मेखलाएं कितनी होती हैं? जिसको हमने अभी पेक्टोरल गर्डल लिखा था। अंश मेखलाएं 4, श्रोणि मेखलाएं 2। अंश मेखलाएं यानी पेक्टोरल गर्डल 4 और श्रोणि मेखलाएं 2। ऐसे ही तो पूछा जाएगा अंश मेखलाओं की संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 4। जब याद होगा तब तो बताएंगे। कहाँ पाई जाती है सब बता दिया। ब्रेन केस बनाने में कितनी हड्डियों की आवश्यकता होती है? ब्रेन केस, मान लो इतना पढ़ लिया, अब ब्रेन केस पूछ लिया तो कंफ्यूज हो गए। ब्रेन केस क्या है? हमारा ये जो खोपड़ी बना रहा है ये केस ही तो है, ये जितना हमारा सुरक्षित करेगा। ब्रेन हमारे यहाँ पाया जाता है, तो इसको बनाने में यानी ब्रेन केस बनाने में 8 हड्डियों की जरूरत पड़ती है। ब्रेन केस नाम से भी याद रखना है इसको, क्रैनियम जिसको कहा था हमने। हायोइड बोन किस शेप की होती है? यू शेप की। हायोइड बोन जो मैंडिबल और गले को जोड़ रही है वो यू शेप ऐसे होती है। यहाँ की हड्डी यू शेप होती है ऐसे। ये जो जुड़ी है वो किस शेप की है? यू शेप। अब पूछा जा रहा है कि हमारी पूरी बॉडी में हंसली कितनी पाई जाती है? हंसली बताओ। 2। क्लेविकल, जिसको अभी अपने नाम भी लिखा था, क्लेविकल
दो पाई जाती है। हंसली जैसे जो छोटा बच्चा होता है कभी कभी हम गोदी में उठाते हैं, क्या कहते हैं, उसकी हंसली उखड़ गई है, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, जो यहाँ की हड्डी होती है वो थोड़ा सा खिसक जाती है। जब बच्चे को हम ध्यान से नहीं उठाते हैं तो इसकी बजाय थोड़ा सा खिसक गई तो कहते हैं हंसली उखड़ गई, ऐसे। हाँ, ज्वाइंट होता है। तो जब ज्वाइंट खिसक गया, जब उसको ध्यान से नहीं करेंगे उस समय पे बहुत ही लचीला होता है वो, हम ध्यान नहीं देंगे तो उखड़ी जाएगी सीधी बात। हाँ, ऐसे उठा दोगे तो क्या होगा, उसका हाथ उखड़ी जाएगा। तो उसको हंसली भी कहते हैं। यानी पूरी बॉडी हमारे दो हंसली पाई जाती हैं, दो क्लेविकल बोन होती हैं जो कि अंश मेखलाएं कहलाती हैं। इस तरह से याद रखना है, पेक्टोरल गर्डिल यानी अंश मेखलाएं, जिसको इंग्लिश में याद रखना है पेक्टोरल गर्डिल, नहीं तो अंश मेखलाएं। चिक यही तो है आपका। ये जो फेस में 14 हड्डी बताई, ये 14 का भी अब बाइफर्केशन करें तो उसमें मिल जाएगा। तो अभी हमें उतना नहीं करना है, अभी हमें 14 याद रखना है पहले, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जाना है। देखा आप लोग ने पढ़ा, आप लोग को मन में आने लगा कि आखिरकार इस 14 में भी कहाँ कहाँ क्या क्या है। ये भी अच्छी बात है, लेकिन पहले इतना याद करो, उसके बाद उसके अंदर चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन यानी संधियाँ, ज्वाइंट्स। जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, देखिए कुछ हमारे पास कुछ ऐसा चीज, जैसे ये कलाई है हमारी, कलाई देखिए ऐसे चारों दिशा में घूम रही है। देखिए किसी की भी कलाई ऐसे नहीं होगी, बस ऐसे ऐसे जाए, अगर है तो वो कमी है उसकी, ऐसे आराम से पूरी घूम रही है ना। अब हाथ देखिए किसी का भी बस ऐसे जाएगा, हाथ ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे उल्टा करिए, किसी का हो जाएगा नहीं होगा, स्टाइल मत मारिए, ऐसे कोई फायदा नहीं है। आपका हाथ जो है वन वे ही, जैसे आपका दरवाजा होता है, हाथ और पैर हमारा दरवाजे की तरह ही वन साइड खुलेगा। जैसे दरवाजा हमारा होता है, तो दरवाजा कैसे खुलता है, तो एक तरफ खुला हो गया, दोनों साइड अपने हाथ पैर की बात कर रहे हैं, वाला बता रहे हैं, तो उल्टा उल्टा चलती उसका पैर अरे राउंड ऐसे होता है। देखा किसी ने देखा है, पिक्चरों में देखा है। पिक्चरें कम देखो, पहले अपने हाथ पर देख लो कहाँ कहाँ, ठीक है। पहले हम लोग अपना देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा ज्वाइंट होता है, कहाँ ज्वाइंट हमारा किस दिशा में मुड़ेगा, किस दिशा में नहीं मुड़ेगा, पहले हमें ये देखना है। जैसे हमारा हाथ का हड्डी हो गया, पैर का हड्डी हो गया, ये सब वन वे यानी बस एक साइड चलेगा। कलाई की हड्डियाँ हो गई, ये हमारी इस तरह से आराम से मूव करती है। हमारा हाथ हो गया, देखिए ऐसे ऐसे मूव करता है, पूरा मूव कर रहा है ना। तो ये सब कहीं कहीं ज्वाइंट्स हमारे जो पूरा मूव कर जा रहे हैं, कहीं कहीं जो है इतना मूव कर रहे हैं, और कहीं कहीं मूव ही नहीं कर रहे हैं। ये भी बात है। हमारे जो स्कल के अंदर बोन्स हैं वो बिल्कुल नॉट मूवेबल हैं, इमूवेबल है। ये भी पूछा जाता है इमूवेबल बोन हमारी पूरी बॉडी में कहाँ पाई जाती है, यानी वो बिल्कुल मूव नहीं करती। तो हमारी जो स्कल में जो बोन पाई जाती है वो सब इमूवेबल होती हैं, यानी बिल्कुल मूव नहीं करती हैं। ऐसे ही स्लाइट मूवमेंट कहाँ पाया जाता है और कंप्लीट मूवमेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है। स्लाइट मूवमेंट मतलब हल्का फुल्का मूवमेंट, वो स्लाइट मूवमेंट हो गया। अच्छे से मूवमेंट जो पूरी तरह से मूव करे, जैसे कभी कभी देखिए हाथ नहीं उठता है तो वो सब क्या है, पैरालिसिस हो जाता है, तो हाथ एक साइड का काम ही नहीं करता पूरा, हाथ एक साइड की पूरी बॉडी वर्क नहीं करती। तो ये सब क्या है, नर्वस सिस्टम में जब कुछ ना कुछ हमारे कमी आ जाती है, तो हमारा नर्व जब प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो वहाँ पे हमारा सब मूवमेंट बंद हो जाता है, तो तरह तरह की बीमारियां हमें शुरू हो जाती हैं। तो अभी फिलहाल हमें ये देखना है कि कहाँ कौन से ज्वाइंट पाए जाते हैं, उनको नाम के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में याद भी करना है। अब अपने हाथ चलाइएगा, नोट करिएगा, ठीक। पहला लिखिए कंदुक खलिका संधि, बाल सॉकेट ज्वाइंट। कंदुक खलिका संधि, कंदुक खलिका संधि, बाल सॉकेट ज्वाइंट, बाल सॉकेट ज्वाइंट। हाँ, अब
अब सुनो मत, हम इसीलिए लिख नहीं रहे। कंदुक खलिका संधि, बाल सॉकेट ज्वाइंट, ये हमारे कंधे में होती है, मत नोट करो। बाल सॉकेट ज्वाइंट, बाल सॉकेट ज्वाइंट, बाल सॉकेट ज्वाइंट, ये हमारे कंधे में होता है। बाल सॉकेट ज्वाइंट, हल्का फुल्का मूवमेंट। इसके बाद है कब्जा संधि, कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट हमारा हाथ में, कोहनी में, घुटना और अंगुली के पोरों में, कोहनी, घुटना और उंगलियों के पोरों में। उंगलियां देखिए हमारी ऐसे मूव करती है ना, किसी की उंगली इधर नहीं जाएगी, वो जबरदस्ती ले जाओ तोड़ के रख दो अलग बात है, बाकी ऐसे ही जाएगी। मूव कर रही ना, ऐसे नहीं जा रही ना। ये हमारे क्या है, अंगुली के पोर्स हैं। यहाँ पे हमारा हिंज ज्वाइंट पाया जाता है, कोहनी में, घुटनों में और उंगली के पोरों में, 3 जगह हमारा हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। बाल सॉकेट ज्वाइंट कहाँ हो गया, कंधे में। तीसरा है खूंटीदार संधि, पाइवोट ज्वाइंट, खूंटीदार संधि, पाइवोट ज्वाइंट, खूंटीदार संधि, पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट जो कि जहां हम गोलाई में घुमा सकें, गोलाई में कहाँ घुमा सकते हैं, हाथ घुमा सकते हैं, कलाई में, गर्दन में, कलाई में, यहाँ गर्दन में घूम जाती है हमारी। हाँ, तोड़ मत दो किसी का कुछ, ठीक है। जहाँ पे ऐसे ज्वाइंट जहाँ पे पूरी तरह से इधर उधर घुमा जा सके, जहाँ जहाँ बॉडी में है वो सब आपका क्या है, पाइवोट ज्वाइंट है, यानी खूंटीदार है। पहला एग्जाम्पल, बाल सॉकेट कहाँ पाया जा रहा है, कंधे में, कंदुक खलिका कंधे में। दूसरा हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट कहाँ पाया जा रहा है, कोहनी में, घुटने में और उंगली के पोरों में। तीसरा है पाइवोट ज्वाइंट, ये कहाँ हो रहा है, कलाई में, हाथ में और गर्दन में। हाथ भी हमारा ऐसे पूरा मूव कर जाता है, ठीक है। पैर भी मूव करता है, अभी करा के देखना बाहर, पैर भी अच्छे से पूरा मूव कर जाता है। इसके बाद है सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट सिर्फ अंगूठे में पाया जाता है। अंगूठा हमारा विशेषकर थोड़ा सा ऐसे भी मूव करता है, अंगूठे में पाया जाता है सैडल। हिंदी इसकी हमें नहीं पता, बता दूंगा। सैडल, किसी किसी का हिंदी भी वही लिखा होता है सैडल, अब बुक में देखेंगे तो सैडल ही लिखा मिलेगा, ठीक है। सैडल ज्वाइंट अंगूठे में, अंगूठे में ये जो आपकी होती है कार्पसल्स, मेटाकार्पसल्स, ये जो कार्पसल्स, मेटाकार्पसल्स, अगर इसमें भी बाइफर्केशन देखेंगे तो इसमें भी हड्डियां हैं, तो इन सब में क्या पाई जा रही है, यहाँ पे इसलिए सिर्फ अंगूठे में सैडल ज्वाइंट। इसके बाद है विसर्पी संधि, प्रसार या विसर्पी संधि, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। क्या होता है, काठी और जी, इन्हें नोट करा दो, काठी और जी, काठी और जी ज्वाइंट। इंग्लिश ही सही रहेगा, हाँ, जो मन करे वो याद करो, जो जिसके लिए इजी हो। देखिए भाषा का कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है कि कोई हिंदी में पढ़ रहा है तो अच्छा नहीं पढ़ रहा, हम ये नहीं कह सकते। चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, अपने पॉइंट्स क्लियर रखिए बस, कि हमें जो याद है वो पर्टिकुलर सही है या नहीं सही, बस। इसके बाद है प्रसार या विसर्पी संधि, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग प्रसार या विसर्पी संधि,
ये हमारा पाया जाता है रेडियो अल्ना और कलाई के बीच में। ऐसे ही हमारा फीमर बोन नीचे आ रहा है, पैर से जुड़ रहा है, वहाँ पे पाई जाती है। जैसे ये रेडियो अल्ना यहाँ पे आई, कलाई में कहीं ना कहीं जुड़ेगी। रेडियो हमारी ऐसे बोन यहाँ चली आ रही रेडियो अल्ना, ये हमारी कलाई है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐड होगी। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट होगा दिस इज नोन एज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, प्रसार या विसर्पिशन। ये थोड़ा सा आगे पीछे होती, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की आगे पीछे होती। सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं, सब में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। पहले वाले का एग्जाम्पल क्या है, बाल सॉकेट का? कंधे में कंधु खलिका यानी कंधे में। दूसरा हिंज ज्वाइंट कोहनी, घुटना और उंगली के पोरों में। तीसरा पाइवोट ज्वाइंट कलाई में और हाथों में और पैरों में। लैंग्वेज जरूर ध्यान रखना है कि क्या लिखा है, उसमें जरूर ध्यान रखना है। जैसे इसमें कलाई का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके बाद सैडल ज्वाइंट अंगूठे में, मेटाकार्पस जो इसकी होती है उसमें। और ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट रेडियो अल्ना कलाई से जहाँ जुड़ रहा है वहाँ पे, और फीमर बोन जो हमारी नीचे है वो जहाँ जुड़ रही है हमारे पैर से। पैर में कहीं ना कहीं ये जो बड़ी हड्डी जा रही है कहीं ना कहीं जुड़ेगी, वो वहाँ पे आपका पाया जाएगा ग्लाइडिंग यानी प्रसार या विसर्पिशन। ठीक है, ये सारे ज्वाइंट हो गए। इसके बाद इम्परफेक्ट ज्वाइंट कहाँ पाए जाते हैं? इम्परफेक्ट यानी जो थोड़ा बहुत हो, हल्का फुल्का ज्वाइंट। इम्परफेक्ट इसको अचल बोलते हैं, अल्पचल संधि। इम्परफेक्ट ज्वाइंट अल्पचल संधि। अल्पचल मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट हो। अंश मेखला, श्रोणी मेखला, इनको अच्छे से याद रखना है। श्रोणी मेखला यानी पैल्विक गर्डल में हमारे अल्पचल ज्वाइंट पाया जाता है, हल्का फुल्का मूवमेंट वहाँ होता है। अल्पचल इम्परफेक्ट। इसके बाद है इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल अचल संधि। इमूवेबल मतलब जो बिल्कुल भी मूव ना करेंगे। अभी मैंने बताया था, बताओ, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सर में स्कल बोन, इसका एग्जाम्पल है स्कल बोन। खोपड़ी की हड्डियां जिसका हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करते, बचा के रखते हैं, बाद में यूज करेंगे एग्जाम होने के बाद। गर्मी की छुट्टियां में आराम से, सर्दियों में गर्मियों में बाद बाकी सब रखेंगे उसको। ठीक है, तो आपका जो पहला इतने ज्वाइंट्स थे ये 5 तरह के, ये सब हैं मूवेबल ज्वाइंट, यानी ये अच्छे से मूव करेंगे। ये सब एग्जाम्पल आएगा आपका मूवेबल में, यानी एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सके। दूसरा टाइप है आपका इम्परफेक्ट ज्वाइंट यानी अल्पचल, जो कि थोड़ा बहुत मूवमेंट करे। तो थोड़ा बहुत में आपका आ जाएगा पैल्विक गर्दन यानी श्रोणी मेखला। इसके बाद आपका आ जाएगा अचल। तीसरी टाइप है अचल संधि यानी बिल्कुल भी मूव ना करे, तो उसका एग्जाम्पल है स्कल बोन। ठीक है, तीनों पता चल गए। अब जैसे आपको मान लीजिए दे दिया पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट दे दिया। अब पूछ रहा है ये मूवेबल है कि इमूवेबल है कि आपका जो है इम्परफेक्ट ज्वाइंट है, इस तरह से पूछ लिया तो आप क्या कहेंगे? मूवेबल है, यानी ये जो पांचों है सबसे पहले इन्हें याद रखना है कि मूवेबल ज्वाइंट है। उसके बाद उसके ये 5 तरह के जो है टाइप्स हैं,
ठीक है, यानी पहला हो गया मूवेबल जॉइंट जिसमें 5 तरह हैं आपके, दूसरा है इम्परफेक्ट जॉइंट और तीसरा है आपका इमूवेबल जॉइंट। 3 तरह के पहले हैं, फिर एक जो पहला वाला मूवेबल जॉइंट है उसमें 5 तरह हैं, फिर उसमें आपको याद रखना है कि कौन सा किसका है। कभी कभी मोटा मोटा क्वेश्चन बना देते कि हमने इतना सारा याद कर लिया, अब पता चला मूवेबल इमूवेबल पूछ लिया, हम गलत करते चले आए। ये भी होता है, क्योंकि हम जब शुरू से नहीं पढ़ते तो जरूर कहीं ना कहीं गलत करेंगे। इसीलिए पहला हमें याद रखना है कि ये मूवेबल जॉइंट है, उसके बाद उसके टाइप्स हैं। ठीक, इसके बाद मस्कुलर सिस्टम में कुछ आपके डिसऑर्डर हो जाते हैं। डिसऑर्डर में जैसे मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या हो जाता है, किस एज में कौन सा रोग होता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो पहला रोग है आपका टेटनी रोग। टेटनी यानी अपतानिका, हिंदी में कहते हैं अपतानिका। टेटनी रोग। टेटनी रोग में क्या होता है कि हमारी बोन्स के लिए पहले बताइए क्या सबसे ज़्यादा नीडेड होता है? कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज़्यादा नीडेड होता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो परफेक्ट वर्क करें। तो जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी ये जो पेशियां हैं ये सब ऐंठने लगती हैं, तो ऐंठने की वजह से हमको क्या हो जाता है, टेटनी रोग हो जाता है। सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, अभी आप देखिएगा, अभी लिख के आ जाएगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग, लेकिन सबको नाम के अनुसार अलग अलग याद रखना है। पहला हो गया टेटनी, इसके बाद आर्थराइटिस। आर्थराइटिस हो जाता है तो क्या होता है, आर्थराइटिस में क्या होता है, हड्डी कमजोर नहीं होती, कुछ और होता है, टेढ़ी भी नहीं होती। आर्थराइटिस पहले बताइए, इसके बाद आँख खराब हो गई आर्थराइटिस में। अभी जब मस्कुलर सिस्टम की बात चल रही तो आँख की तो बात ही हम नहीं करेंगे। जो हमारे जोड़ होते हैं, ये सब ज्वाइंट्स होते हैं, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन आप गलत करके पक्का आएंगे। आप सिर्फ यही लिख के आएंगे कैल्शियम की कमी हो गई, हड्डी मुड़ गई, ऐट गई, यही सब यही करेंगे ना। हाँ यही करेंगे, थ्योरी में नहीं, वैसे भी करके यही आएंगे और 0 नंबर लेके आएंगे। कई चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज्वाइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, सबसे मेन चीज़ ये आ जाती है। बाकी रोग में ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरह का होता है, वो इनिशियल में थोड़ा कुछ और रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है और ये किसको ज़्यादा होता है? ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स को ज़्यादा होता है। ये 45-55 की एज में बोन्स को जब हमारे प्रॉपर पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होती चली जाती हैं, तो हमें क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। यानी जब हमारी एज बढ़ती है तो हमें कैल्शियम का इंटेक और बढ़ा देना चाहिए। हमारा 30-40 की एज जब होता है तो हमें कैल्शियम एक्स्ट्रा लेना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही 40 क्रॉस होगा तो अभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास जितना है बहुत है, उसी को यूज करिए। जब 45-55 की एज में मेनली फीमेल्स को होता है, ठीक है। कैल्शियम बढ़ाने के लिए क्या करें? कैल्शियम की टैबलेट खाओ, कैल्शियम जिसमें पाया जाता है तो अच्छे से अब तो फ्री में मिलती है, हफ्ते में खाने के लिए सब मिल जाता है। क्या अभी तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें जरूरत नहीं है, विटामिन डी लो। जब 45 एज के हो गए तब जरूरत है। अभी मेनली ये फीमेल्स को होता है, मेनली फीमेल्स को 45-55 की एज में एक्स्ट्रा कैल्शियम लेना शुरू कर देना चाहिए। उस एज तक हमारा कैल्शियम कुछ कम होने लगता है, हम उतना रिकवरी नहीं करते हैं, रिकवरी हम कम कर देते हैं तो हमारा कम होता ज़्यादा। इसके बाद हो जाता है गाउट। गाउट में क्या होता है बताओ? स्काउट नहीं, गाउट, GOUT, गाउट, GOUT, गाउट। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसमें क्या होता है बताओ? यही तो पूछा जाएगा तुम लोग से एग्जाम में, और क्या जो है सिर्फ हड्डी टेढ़ी पूछा जाएगा क्या? कुछ भी आगे लगा दो, हड्डी कमजोर हो गई, कैल्शियम हो जाएगा। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं
यहाँ पे यूरिक एसिड जमा हो जाता है। यूरिक एसिड जमा होने की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, स्वेलिंग आती है, वो भी यूरिक एसिड जॉइंट्स पे जब जमा होता है तब। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन की क्या चल क्या रहा है? हाँ, लाइकोपिन की यहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है? यहाँ जरूरत लाइकोपिन की नहीं है, लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन एराइज किया है, जो उसके बीज होते हैं उसमें कैल्शियम पाया जाता है। इसको हम इस तरह से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो अनार के दाने होते हैं और ये जो टमाटर के बीज होते हैं, इसमें कैल्शियम बहुत होता है, इसलिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं कैल्शियम बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब लाइकोपिन रहने दो, लाल कलर उसका छोड़ो, अभी यहाँ ध्यान देते हैं। ये जो गाउट हुआ है, गाउट आपका यूरिक एसिड बढ़ने के देखिए, ये सारी जितना भी हमारी पेशियों में मसल्स में प्रॉब्लम आ रही, कहीं ना कहीं होगा तो हमारी बोन्स को ही प्रॉब्लम, और बोन्स को प्रॉब्लम होगा तो सीधी सी बात है, या तो वो थोड़ा सा मुड़ेंगी या तो वो कमजोर होती जाएंगी और कैल्शियम कम होता जाएगा। तो ले दे की बात वही है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको हमें याद रखना है कि अगर चारों ऑप्शन एक जैसे दिखने लगे तो उसमें कम से कम हम चूज कर सकें कि कौन सा सही है। क्योंकि जब अच्छा पेपर बनता है तो चारों ऑप्शन एक जैसे कर देते हैं कि थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस कर देते हैं, तो वहाँ हम गलत कर जाते हैं। जब पेपर इजी होता है तब तो अलग दिखा देंगे कि आँख में चलेंगे, पैर में चलेंगे, ऐसा अलग अलग कर देंगे, तब आप अपने आप समझ जाएंगे कि सिर्फ कैल्शियम की कमी वाला हमको लगाना है। लेकिन अगर इसमें भी चार तरह का, एक में बोन्स का, एक में कैल्शियम का कर दिया, एक में यूरिक एसिड का कर दिया, तो चारों एक जैसे हो गए ना, तब तो आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा है। तब उस समय पे हमें करेक्ट वाला ऑप्शन याद रखना है कि गाउट में क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता है, जब दाल वाल बनाते थे तो ऐसे खुला रखते थे ना, वो बॉयल होकर गिरता रहता था, होता था ना ये सब चीज़ें। अब तो हम लोग कुकर में जल्दी से पका लेते हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का इससे कुछ मतलब है जो अभी पढ़ा मैम, ये होता था पहले बनाने के बाद नहीं में दाल आती जो मैम पहले गांव में होती थी, उसमें जो अब आजकल में बहुत एकदम से क्लीन आती है, उसका जो ऊपर का पार्ट होता है छिल जाता है, उसमें कैल्शियम कम होता है। अब हम लोग को अच्छा चाहिए ना इसलिए, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं है। उसका रीज़न ये है कि पहले जब हम दाल पकाते थे, उसका सुनो रीज़न, पहले सुनो। जब हम पहले पकाते थे कि दाल में जब धीरे धीरे बॉईल करता था तो धीरे धीरे देखिए झाग जैसा गिरता रहता था कंटिन्यूअस। एक समय ऐसा आता था कि गिरना बंद हो जाता था, होता था ना ऐसा, फिर दाल हमारी पकना शुरू हो गई थी। तो दाल में ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों से हमें पोषक तत्व मिल रहा है, कुछ ना कुछ उससे डिमेरिट भी मिलती हैं, कुछ ना कुछ डिमेरिट भी रहती है। तो ये जो खेना उस तरह से गिर जाता था, अब हमारा कुकर में जब बनता है तो क्या होता है, ये बाहर निकल नहीं पाता। तो हमारी बॉडी में ये क्या है, यूरिक एसिड, ये जो बाहर निकल जाता था, ये हमारा यूरिक एसिड निकल गया तो हमें नुकसान नहीं करता था। अब क्या हो रहा है, दाल खाने में कैल्शियम तो मिल रहा है, लेकिन साथ में यूरिक एसिड भी हमारे बॉडी में जा रहा है, तो ये नुकसान कर रहा है। लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 1 घंटे उसको पकाएं। जैसे मान लो भला नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, मान लो हम किसी चीज़ में रख भी दें तो हमारे पास अब इतना टाइम नहीं कि हम 1 घंटा उसको दें कि 1 घंटा वो धीरे धीरे पके और वो चीज़ हो। लेकिन इसका दोनों में रीज़न ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले लोगों को इसीलिए, पहले देखिए लोग स्वस्थ रहते थे, पहले ये सब बीमारियाँ कहाँ जल्दी मिलती थी। पहले देखिए 80 साल 90 साल का इंसान कितना अच्छा चलता रहता था। आज देखिए 40 साल के इंसान को पैर में दर्द हो रहा है, मेरे खुद ही होता रहता है। तो जो है ये सारी चीज़ें दिक्कतें अब इसीलिए हो रही है कि हमारा जो मेरे यहाँ बाबा है 100 साल के हो गए। हाँ, तो आप देखिए पहले इसीलिए सब दिक्कतें नहीं थी, क्योंकि हमारा जो रूटीन था वो प्रॉपर था और सबका मतलब था। एक दिन फास्ट रखते थे पहले लोग, रखते थे ना, तो हम लोग का डाइजेशन पूरा बैलेंस हो जाता था। एक दिन रखा कुछ बैलेंस हुआ। और अब क्या कि उसको टाइम ही नहीं दिया जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक। हाँ, 4 बज गया, चलो कुछ खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, सुबह हो गया, फिर लंच करना है, फिर शाम का कुछ करना है, फिर डिनर करना है। भी हैं तो खा लेते हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है कि पेट को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। ये सब पहले लॉजिक थे, हर चीज़ के लॉजिक थे पहले, लेकिन अब सब कुछ बेलॉजिक सब कुछ चल रहा है, इसी वजह से हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो आज आपका ये शांत हो जाओ, बस करो, वापस आ जाओ पुराने ज़माने में। तो ये आपका ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर टिश्यू की वजह से क्या क्या हमें डिमेरिट्स हो रही है, क्या डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ये सारा कुछ इसमें
बता दिया। तो आज जितनी चीज़ें बताई हैं पहले उसमें बोन्स याद कर लेना, कौन सी बोन कहाँ पाई गई है। फिर धीरे धीरे इसमें और चीज़ें थोड़ा सा बताएंगे कि कौन सी बोन इम्पोर्टेंट है जो कि नाम के साथ पूछी जा रही है। कुछ ऐसी भी बोन्स हैं, लेकिन आज मैंने इसलिए नहीं बताया है कि आप कम से कम पहले इतना याद कर लीजिए कि कौन सी बोन कहाँ कहाँ है और कितनी कितनी हैं। इसके बाद नर्वस टिश्यू स्टार्ट करेंगे, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बता देंगे कहाँ कितने एंजाइम्स हैं, कौन सा हार्मोन्स है, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें तो थोड़ा थोड़ा आपका पूरा इस तरह से कवर होता चला जाता है। और वही चीज़ें हम उतना ही बता रहे हैं जितना आपके एग्जाम में आ रहा है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने पॉइंट हैं उसको रट्टा भी लगाते रहिए। अभी एक आध हफ्ते हो जाएगा तो किसी दिन क्वेश्चंस करवाएंगे, तब आप देखिएगा कि सारे क्वेश्चंस ये सब आपके होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब मैं चैप्टर कर रही हूँ तो मैं देख भी रही हूँ कि कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, उन्हीं को करवा रही हूँ। अभी 10 मिनट है तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं, नहीं तुम लोग से कुछ पूछ लेते हैं। चलने दो यार। चलिए जाइए अपने अपने यहाँ निकल जाइए, नहीं भी बारिश वारिश हो जाएगी।